जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सासाराम से पटना जा रही पैसेंजर ट्रेन में लगी भयंकर आग। पार्क स्ट्रीट पुलिस पर पथराव, 10 घायल, 3 गंभीर। अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान के टकराने पर ईरान ने तंज में क्या कहा। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर किया बड़ा हमला। यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला, भारत ने जताई चिंता। क्या डिजिटल युद्ध की ओर है ईरान, हॉर्मुज में बिछी केबलों पर शुल्क वसूलने की तैयारी। कोरोना के बाद एक और वायरस की ग्लोबल इमरजेंसी। पीएम मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। देवदास को ओवररेटेड बताकर फंसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस, भर के फैंस। और आरजे महावस ने बताया क्यों किया चहल को अनफॉलो। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम रेलवे स्टेशन पर सोमवार की सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सासाराम से आरा होते हुए पटना जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। ट्रेन में आग लगते ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों और रेल कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते आग ने एक बॉगी को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के कुछ ही देर बाद धुआं पूरी बॉगी में फैल गया, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि समय रहते ही यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। पार्क सर्कस के 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर तिलजला में बुलडोजर कार्रवाई का जमकर विरोध हुआ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सीएपीएफ के जवानों पर पत्थर और ईंटें फेंकी गई, जिससे 10 जवान घायल हो गए। 3 पुलिस जवानों की हालत गंभीर है। पुलिस ने बताया कि 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 25 को हिरासत में लिया गया है। रविवार देर रात तक कोलकाता के पूरे पार्क सर्कस इलाके में फ्लैग मार्च और छापेमारी जारी रही। सोशल मीडिया पर तिलजला में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध का आह्वान करने वाली एक पोस्ट के बाद दोपहर 1:30 बजे 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर भारी भीड़ जमा हो गई। तिलजला में 2 इमारतों को आंशिक रूप से इसलिए गिरा दिया गया था क्योंकि वे कथित तौर पर अवैध रूप से बनाई गई थी। इसमें से एक इमारत में पिछले मंगलवार को आग लग गई थी, जिसके कारण 3 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका में एक एयर शो के दौरान 2 लड़ाकू विमान हवा में आपस में टकरा गए, जिस पर अब ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है। हैदराबाद में ईरानी कॉन्सुलेट ने घटना को वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, अमेरिकी सेना ऐसे बेकार के ऑपरेशन में ही जीत सकती है, किसी वास्तविक लड़ाई में नहीं। दरअसल अमेरिका में यह हादसा रविवार को हुआ। यहाँ एक एयर शो के दौरान EA-18G जेट आपस में टकरा गए, जिसके बाद 4 क्रू सदस्य पैराशूट के जरिए सुरक्षित बाहर आ गए। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि जो जेट्स टकराए उनकी कीमत करीब $7 करोड़ यानी 672 करोड़ रुपए है। इससे पहले 2018 में अमेरिका में ही गन फाइटर स्ट्राइक एयर शो में एक गाइडर पायलट की दुर्घटना में मौत हो गई थी। यूक्रेन ने रविवार रात को रूस की राजधानी मॉस्को पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है। रूसी अधिकारियों ने बताया कि हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी ताश ने कहा कि बीते 1 साल की अवधि में यह मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला है। भारत के मॉस्को दूतावास ने बताया कि मरने वालों में एक भारतीय नागरिक भी है और 3 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन ने भी रूस पर किए गए हमलों की पुष्टि की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि ये हमले पूरी तरह जायज जवाब है, क्योंकि रूस ने यूक्रेनी शहरों पर घातक हमले किए थे। गौरतलब है कि हाल में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इसमें 24 लोगों की मौत हुई थी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराका परमाणु केंद्र को निशाना बनाकर किए गए हमले की निंदा की है। एक बयान में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसे कार्य अस्वीकार्य है और तनाव बढ़ाने का काम करते हैं। हम तत्काल संयम बरतने और संवाद और कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान करते हैं। यूएई के अबू धाबी स्थित बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट में रविवार रात ड्रोन हमला हुआ। इसकी जानकारी अबू धाबी के सरकारी मीडिया ऑफिस ने दी है। हालांकि यूएई ने अब तक यह नहीं बताया है
है कि यह हमला किस ओर से हुआ है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान में हमले की कड़ी निंदा की है और कहा कि किसी भी खतरे या दुश्मन के हमले के जवाब में उसने अपने कूटनीतिक और सैन्य अधिकार सुरक्षित रखे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान अब अपनी रणनीति को सैन्य ताकत से आगे बढ़ाकर डिजिटल और आर्थिक दबाव की दिशा में ले जा रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अपनी भौगोलिक पकड़ मजबूत मानते हुए ईरान ने अब समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट और डेटा केबलों से राजस्व कमाने की योजना बनाई है। इस कदम ने वैश्विक टेक कंपनियों और कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। ईरानी सरकार और उससे जुड़े मीडिया संस्थानों ने संकेत दिए हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजॉन जैसे बड़ी टेक कंपनियों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट के नीचे गुजरने वाली इंटरनेट केबलों के इस्तेमाल के लिए शुल्क देना पड़ सकता है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फागरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इंटरनेट केबलों पर शुल्क लगाया जाएगा। इबोला वायरस का सबसे खतरनाक वेरिएंट इस वक्त अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में तबाही मचा रहा है। इस वेरिएंट का नाम बुंडीबुगियो वायरस है। यह खतरनाक वायरस इन दो देशों में तेजी से फैल रहा है और अब तक 88 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 300 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और इसने देश दुनिया भर में हेल्थ एक्सपर्ट्स की टेंशन बढ़ा दी है। लगातार बढ़ते मामलों और मौतों को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। कोविड के बाद पहली बार डब्ल्यूएचओ ने किसी वायरस को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया है। डब्ल्यूएचओ के निदेशक डॉक्टर टेड्रोस अथानोम घेब्रेयेसस ने औपचारिक इमरजेंसी कमेटी की बैठक से पहले ही रविवार को इसे PHEIC घोषित करने का फैसला लिया। इसका मतलब कि बीमारी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने का खतरा गंभीर माना जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी जल्दी लिया गया निर्णय इस बात का संकेत है कि स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है और तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि इबोला के बुंडीबुगिया वेरिएंट के कारण होने वाली मौतों और संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि संघर्ष प्रभावित इलाकों में जांच और रिपोर्टिंग बेहद मुश्किल है। कई संक्रमित लोग अस्पताल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और उससे पहले ही दम तोड़ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान मिला है। यह स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख को दिया जाता है। पीएम मोदी को स्वीडन के ग्योथेनबर्ग शहर में रविवार को यह सम्मान दिया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पीएम मोदी के सम्मान के दौरान स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन समेत कई नेता मौजूद रहे। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार की शुरुआत साल 1788 में हुई थी। इसका मकसद स्वीडन या स्वीडन के हितों के लिए किए गए कामों को पहचान देना है, खासकर सार्वजनिक गतिविधियों में योगदान और जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने वाले लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टार और फिल्म देवदास को कई लोग बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानते हैं। 2002 में आई इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने न सिर्फ घरेलू दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि विदेशों में भी इसे खूब पसंद किया गया। दर्शकों ने फिल्म के कलाकारों की एक्टिंग, सेट, संगीत और रोमांस की गहराई की जमकर तारीफ की। हालांकि पाकिस्तानी एक्ट्रेस दनानीर मोबिन की राय कुछ अलग है। उन्होंने इस फिल्म को ओवररेटेड यानी जितनी तारीफ मिली उससे कहीं ज्यादा बताया है। मैशन के साथ एक बातचीत में जब दनानीर से किए गए ऐसी क्लासिक फिल्म का नाम पूछा गया जिसे वह ओवररेटेड मानती है तो उन्होंने देवदास का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इसकी कहानी क्या है, एक शराबी है, एक ऐसी औरत है जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, एक ऐसा पिता जो जैसा है और एक दूसरी औरत है जिसे उस आदमी पर थोपा जाता है। आखिर यह सब क्या हो रहा है और इसे क्लासिक क्यों माना जाता है? हर कोई इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? मुझे इसके सेट, भव्यता और पहनावे तो समझ आते हैं, लेकिन इसकी कहानी, हम शराबखोरी को इतना ग्लैमराइज क्यों कर रहे हैं? देवदास की आलोचना करते हुए दनानीर का यह वीडियो क्लिप इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया, जहां यूजर्स उनकी राय को सुनकर हैरान रह गए। एक यूजर ने कमेंट किया, एक टिकटॉकर हमेशा एक टिकटॉकर ही रहता है। वहीं एक यूजर ने लिखा, कोई उसे बताए कि यह एक क्लासिक इसलिए है क्योंकि यह एक बेहतर
बेहतरीन ढंग से लिखा गया उपन्यास है। सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं, वही एक यूजर्स ने कमेंट किया, यह तब होता है जब आप एक वायरल मीम से एक्टर बन जाते हैं। सिनेमा का 0% समझ है इन लोगों में और यह एक्ट्रेस कहलाती है। पिछले साल आरजे महावत और भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के बीच पनपते रोमांस की अफवाहें सुर्खियों पर छा रही थी। हालांकि दोनों ने कभी भी आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की, बल्कि लगातार एक दूसरे को दोस्त बताते रहे। लेकिन जनवरी में दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। अब महीनों बाद महावत ने पिंक विला के पॉडकास्ट चैनल में बातचीत के दौरान अपने मौजूदा रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। जब आरजे महावत से सोशल मीडिया पर उनके और क्रिकेटर के एक दूसरे को फॉलो अनफॉलो करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे मामूली बात बताकर टाल दिया। उन्होंने कहा, लोगों को छोटी छोटी बातों पर हंगामा करने की आदत होती है। जब आप खुद ऐसा अनुभव करते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे दो दोस्तों के बीच बहस हुई और उन्होंने एक दूसरे को फॉलो अनफॉलो कर दिया, बात वही खत्म हो जाती है।